हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत बड़ी एक पोएम द प्रिल्यूड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। आप सबको पता है, इफ़ यू हैव वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियो एंड यू शुड नो दिस एज लिटरेचर स्टूडेंट्स दैट वर्ड्सवर्थ वाज राइटिंग इन रोमांटिक एज। रोमांटिक एज एक रिएक्शन था एज ऑफ रीजन या नियो क्लासिकल एज के अगेंस्ट, जहाँ पर सब कुछ बहुत ज़्यादा साइंस ओरिएंटेड और मैकेनिकल हो गया था। तो वहाँ एक रोमांटिक एज आई थी जहाँ पर मैन का जो इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन है उसे एक नए नज़रिए से देखा गया। तो इन सब चीज़ों का बहुत असर था विलियम वर्ड्सवर्थ की राइटिंग में। वो नेचर के बारे में बहुत बात करते हैं और फ्रेंच रेवोल्यूशन का भी उनके वर्क्स पर बहुत असर है। तो ये जो द प्रिल्यूड है, सबसे पहली बात इसके बारे में कुछ बहुत ऑब्जेक्टिव चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछी जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो प्रिल्यूड है वो 3 वर्जन्स में पब्लिश हुई थी, और जो उसका थर्ड और लास्ट वर्जन था उसमें प्रिल्यूड में 14 बुक्स पब्लिश हुई। राइट, तो द प्रिल्यूड जो पोएम है ये एक एपिक पोएम है, एक लॉन्ग पोएम है जो कि 14 बुक्स में लिखी गई है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये पोएम 1798 में लिखनी शुरू करी थी, जब वो 28 ईयर्स के थे, और 1850 तक, अपनी डेथ तक, वो इसे एडिट करते रहे, कुछ ना कुछ ऐड करते रहे, और ये पोएम पब्लिश होती है 1850 में, उनकी डेथ के 3 मंथ्स बाद। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है वर्ड्सवर्थ की माइंड की, और इसका पूरा टाइटल द प्रिल्यूड और ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात टाइटल के बारे में भी कि ये टाइटल विलियम वर्ड्सवर्थ ने नहीं रखा था। विलियम वर्ड्सवर्थ ने तो बस डोरिथी को एक लेटर में इसको कहा था पोएम टू कोलरिज, और ये नाम जो है इनकी पब्लिकेशन के टाइम पोस्ट हिमिसली पब्लिश हुआ था 1850 में, तब ये नाम दिया गया द प्रिल्यूड और ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। ये पोएम ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, और ये पोएम इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये पोएम एक्चुअली इसलिए लिखी गई थी ताकि ये एक और फिलोसफिकल पोएम का प्रिल्यूड बन सके। उससे पहले लिखा जाना, प्रिल्यूड क्या होता है कि एक पोएम से पहले एक इंट्रोडक्शन, तो एक इंट्रोडक्शन की तरह लिखने का ये फैसला करा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने, और उस फिलोसफिकल पोएम का नाम था द रेक्ल्यूज। द रेक्ल्यूज को विलियम वर्ड्सवर्थ ख़त्म नहीं कर पाए, बट ये द प्रिल्यूड जो है ये ऑब्वियसली फिनिश थी, तो इसकी जो है 14 बुक्स हमारे पास अवेलेबल है। I'll just read out the names of the 14 books of the Prelude. You should know the names at least. Again, for the purpose of competitive exams, you should know what these 14 books are. So first book is called Introduction, Childhood and School Time. इसमें एक बहुत ही पॉपुलर कोट है, A tale from my own heart, more near akin to my own passion and habitual thoughts. Second book, School Time, continued. Third, Residence at Cambridge. Fourth, Summer Vacation. Fifth, Books, Description of Boy of Venander. Sixth, Cambridge and the Alps. Seventh, Residence in London. Eighth, Retrospect, Love of Nature Leading to Love of Man. Book 9, Residence in France. Book 10, Residence in France continued. Book 11, Residence in France concluded. एंड देर आपने बहुत फेमस लाइन सुनी होगी वर्ड्सवर्थ की, बहुत बार क्वेश्चन में भी आई है, ब्लिस वॉज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन। तो ये लाइन्स जो है बुक 11 रेजिडेंस इन फ्रांस कंक्लूडेड में, द प्रिल्यूड में, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी हैं। बुक 12 इमेजिनेशन एंड टेस्ट, हाउ इम्पेयर्ड एंड रिस्टोर्ड. Book 13, Imagination and Taste, How Impaired and Restored concluded. And Book 14, Conclusion. ये पूरी पोएम पढ़ना और समझाना बहुत मुश्किल है, बट हाँ मैं इतना कह सकती हूँ कि I will try my best that I am able to give you a gist of what Wordsworth is trying to say in the poem, so that when you read the poem yourself, you understand it. First, I will start by reading a few lines and then I will tell you कि ये Book 1, Childhood and School Time में क्या बात हो रही है. Childhood and School Time.
Oh, there is blessing in this gentle breeze, a visit in that while it fans my cheek, doth seem half conscious of the joy it brings from the green fields and from yon azure sky. Whatever its mission, the soft breeze can come to none more grateful than me, escape from the vast city where I long had pined a discontented sojourner, now free, free as a bird to settle where I will. So ऐसे ये कुछ लाइन्स शुरू होती हैं. ऑटम डे पर ये शुरू होती है और आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लाइन में मेंशन है, ओ देयर इज ब्लेसिंग इन दिस जेंटल ब्रीज, अ विजिट इन दैट वाइल इट फैंस माई चीक्स. कि ये जो हवा चल रही है, यू नो, इट्स लाइक अ विजिटर हु इज फैनिंग माई चीक्स. तो ये ऑटम सीजन की बात है. और क्या बात है कि ये बहुत लंबे समय से लंदन में रह रहे थे और लेक डिस्ट्रिक्ट को बहुत मिस कर रहे थे. तो ये भी लेक डिस्ट्रिक्ट में वापस आते हैं जहाँ इन्होंने अपना चाइल्डहुड और एडोलसेंट पीरियड बिताया है. और एज, इनकी एज के बारे में शुरू में कहना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इस स्टैंजा में और आगे की कुछ लाइंस में ये पोएम फ्लैशबैक्स में चलती है. इस पूरी पोएम का नैरेटिव जो है ये फ्लैशबैक्स में चल रहा है. और एक और बहुत मुश्किल चीज़ ये है कि ये पोएम लिखी गई थी 1798 में, लिखनी शुरू करी गई थी और 1850 तक इसे एडिट करा गया. तो पोएट के थॉट्स इन सालों में कितने वेरिएंट हुए, क्या एडिट करा जब उन्होंने, तो इस वजह से भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक राइट एज या एक राइट फेज बताना कि वर्ड्सवर्थ इस फेज में थे, वर्ड्सवर्थ एडल्टहुड में आ गए थे या ऐसा कुछ. तो बुक 1 में हमें थोड़े मेच्योर व्यूज़ देखने को मिलते हैं और इस स्टैंजा में और इस इंट्रोडक्शन में वो बात करते हैं कि कितना रिलीफ है नेचर में वापस आकर. यू नो, कमिंग बैक टू नेचर इज काइंड ऑफ अ रिलीफ टू मी एंड इट इज़ लाइक अ स्पिरिचुअल फ्रीडम. जो नेचर के पास वापस आया हूँ मैं, इसने मुझे क्या दिया है, एक स्पिरिचुअल फ्रीडम दिया है. और स्पिरिचुअल फ्रीडम किससे दिया है, सिटी लाइफ, लाइफ ऑफ सिविलाइजेशन से. कि मैं इतने टाइम से लंदन में था तो आई डिड नॉट हैव दैट स्पिरिचुअल फ्रीडम, आई डिड नॉट हैव द सेंस ऑफ रिलीफ दैट दिस नेचर इज प्रोवाइडिंग मी व्हेन आई एम बैक टू द लेक डिस्ट्रिक्ट. और इस स्पिरिचुअल फ्रीडम से क्या होता है, इस स्पिरिचुअल फ्रीडम से क्रिएटिविटी बढ़ती है, ऑप्टिमिज्म बढ़ता है. तो आपकी सोच, आप खुश होते हैं तो आपकी सोच भी ऑप्टिमिस्टिक होती है एंड इससे आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव फील होता है. तो पहला जो फ्लैशबैक ये बताते हैं जब ये लेक डिस्ट्रिक्ट को देख रहे हैं, तो ही इज़ रिमाइंडेड ऑफ द कॉटेज. एक कॉटेज की इन्हें याद रहती है जहाँ पर ये एज अ स्कूल बॉय रहे थे लैंडलेडी के साथ. उसके बाद वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि मेरे माइंड को एक रीडिसिप्लिन की ज़रूरत है, राइट, जो कि सिटी और सिविलाइजेशन की लाइफ से बहुत डिस्टर्ब हो चुका है और उसका क्रिएटिव इन्फ्लक्स एकदम ख़त्म हो चुका है. और कुछ भी अच्छा ऑथर करने के लिए, कुछ भी अच्छा लिखने के लिए, आई हैव टू बी अवे फ्रॉम द आर्टिफिशियलिटी ऑफ द सिटी लाइफ. ये जो आर्टिफिशियलिटी थी सिटी लाइफ की, इसने मेरे सारे क्रिएटिव सेंस को डल कर दिया है. अब वर्ड्सवर्थ अपने आप के लिए कहते हैं कि मेरे पास 3 ज़रूरी फैकल्टीज़ हैं जिसकी वजह से क्रिएटिविटी होती है. और वो 3 इंपॉर्टेंट फैकल्टीज़ कौन सी हैं, अ वाइटल सोल, नॉलेज ऑफ द अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ थिंग्स एंड होस्ट ऑफ पेन्सटेकिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचुरल फिनोमिना. कि मेरे पास एक बहुत ही एसेंशियल चीज़ है, एक बहुत वाइटल सोल है, कॉन्शियसनेस है बेसिकली, जिससे मैं इस दुनिया को एक अच्छे पर्सपेक्टिव से देख सकता हूँ. नॉलेज ऑफ द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ थिंग्स, मतलब चीज़ों को डेप्थ में समझ सकता हूँ मैं. एंड होस्ट ऑफ पेन्सटेकिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचुरल फिनोमिना, आई कैन ऑब्जर्व थिंग्स वेरी पेन्सटेकिंगली. कोई भी नेचुरल फिनोमिना को मैं बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकता हूँ. और ये 3 चीज़ें ज़रूरी होती है आपके क्रिएटिव इन्फ्लक्स के लिए. एक वाइटल सोल, एक कॉन्शियसनेस होनी ज़रूरी है, एक अंडरलाइंग थिंग्स की नॉलेज होना, मतलब चीज़ों की डेप्थ को समझना, और तीसरा ऑब्जर्व करने की क्षमता रखना. तो ये तीनों चीज़ें मेरे पास है, इसीलिए मैं सोचता हूँ दैट आई हैव नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्रिएटिविटी में इन मी. अब क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि मैं इस पोएम को क्रिएट करने के लिए किसी इंसिडेंट या अपने किसी फ्लैशबैक की तलाश में नहीं हूँ, पर मुझे तो एक ऐसा कोई फिलोसफिकल सॉन्ग चाहिए जिससे हमारी डेली लाइफ चेरिश हो. उसके बाद वो थोड़ा सा डाउट में आते हैं और वो वही बात करते हैं कि वो अपनी मेच्योरिटी ऑफ व्यूज़ को डाउट करते हैं कि आज तो मैं ये लिख रहा हूँ, बट बिकॉज मैं इसे इतने टाइम तक लिखूँगा तो क्या जो मेरे व्यूज़ हैं वो चेंज हो जाएंगे, क्या मेरा जो आउटलुक है वो चेंज हो जाएगा.
और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा मेरी क्रिएटिविटी पे, राइट? सो व्हाट इज़ दिस पोएम अबाउट? दिस पोएम इज़ अबाउट ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड. तो नाउ ही इज़ डाउटिंग हिज क्रिएटिव सेल्फ. क्रिएटिव सेल्फ को तो नहीं डाउट कर रहे हैं, बट अपने मेचोरिटी ऑफ व्यूज़ को डाउट कर रहे हैं. वो कहते हैं कि क्या पता कि जब तक मैं ये रिकॉर्ड करता हूँ तब तक मेरे व्यूज़ रेडिकली चेंज हो जाएं और फिर मुझे जो है कुछ व्यूज़ अपने वर्थलेस लगे. तो इसका क्या, ही इज़ ट्राइंग टू से दैट व्हाट इज़, ही इज़ क्वेश्चनिंग कि ट्रूथ और परमानेंस क्या है. ट्रूथ और परमानेंस क्या है? कुछ नहीं, कि आज हमारे कुछ व्यूज़ है बट हम कुछ सालों बाद उसी चीज़ को किसी और नज़रिए से देखेंगे. दिस इज़ हाउ अ माइंड ग्रोज एंड दिस इज़ वाई इट इज़ ऑटोबायोग्राफिकल, बिकॉज दिस इज़ हाउ ही थिंक्स हिज माइंड ऑल्सो ग्रोज. अब अगर आपने मेरी वीडियो देखी है टिंटन एबी पर, या आपको टिंटन एबी के बारे में पता है, तो वो उस पोएम में भी यही बात करते हैं कि कैसे माइंड ग्रो कर जाता है. कि एज अ चाइल्ड जब वो टिंटन एबी में आए तो उनका नज़रिया एकदम वाइल्ड था, बट एज एन एडल्ट जब वो 5 साल बाद टिंटन एबी में आए तो उनका एकदम सेंस ऑफ परसीविंग थिंग्स चेंज हो गया था. तो वो बात यहाँ भी वो कहीं रिपीट करते हैं. उसके बाद अपनी चाइल्डहुड एक्टिविटीज़ को ये याद करते हैं कि कैसे ये नदी में नहाते थे, रिवर बेदिंग करते थे, कैसे पेड़ों पर चढ़ते थे और बर्ड्स के नेस्ट को देखते थे. इसके बाद इस पोएम में वर्ड्सवर्थ डिस्कस करते हैं कि कैसे एक चाइल्ड अपने नेचुरल इन्वायरमेंट से फ्रेम होता है और कैसे नेचर एक चाइल्ड की मोरालिटी को बनाता है. वर्ड्सवर्थ नेचर के बारे में बहुत ही रिलीजियसली बात करते हैं, जैसा कि आप सबको पता है. अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देखी हैं वर्ड्सवर्थ पे, तो वो वर्ड्सवर्थ एक पैंथीस्ट थे. पैंथीज्म क्या होता है? जो बिलीव करता है, जो पर्सन बिलीव करता है कि एवरीथिंग इन यूनिवर्स इज मेड फ्रॉम द सेम ऑब्जेक्ट, और हर एक चीज़ में यूनिवर्स की भगवान है, नेचर है, राइट? तो हम सब एक ही एलिमेंट से बने हुए हैं, इसीलिए हम सब में कोई डिफरेंस नहीं है. तो ये टोन इनकी हर पोएम में रहती है. He also remembers how as a youth he once stole a boat and went one night across the Ullswater Lake. तो कैसे वो एक लेक के पास जाते हैं. इनके जितने भी बचपन के एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत ही क्लोज टू नेचर रहे हैं, ये सिटी लाइफ से बहुत दूर रहे हैं. और ऑब्वियसली ये पोएम वो जब लिख रहे हैं तो ये लंदन से वापस आए हैं, एंड हाउ मच ही हैज़ मिस्ड दिस लाइफ, एंड उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है. उन्हें लगता है कि सिटी लाइफ में रहने से हमारा क्रिएटिव इन्फ्लक्स बंद हो जाता है. एंड नेचर एक ऐसी जगह है जो हमें रिलीफ देती है, जो हमें एक स्पिरिचुअल फ्रीडम देती है कुछ भी क्रिएट करने का. वर्ड्सवर्थ फिर अपने फेवरेट पास टाइम्स के बारे में बताते हैं, कैसे वो अपने ग्रुप ऑफ कंपेनियन के साथ गेम्स खेलते थे, कार्ड्स खेलते थे, एंड फायर के सामने टिक टैक टो, इट वाज अ गेम ही यूज्ड टू प्ले. And he also says that he remained outdoors most of the times, कि वो बाहर नेचर में ही रहे, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि नेचर जो है सबसे बड़ा एजुकेटर है. वो अपना एक्सपीरियंस याद करते हैं, पर्टिकुलरली सी के पास जाने का एक्सपीरियंस. और जब वो पहली बार ऐसे सी को देखने गए थे तो उन्होंने ये एक्सपीरियंस करा कि ऐसे इमोशंस मैंने इससे पहले एक्सपीरियंस ही नहीं करे हैं. सो ही बिकेम ओवरवेल्म्ड विद नेचर. एंड देन ही सेज कि जब आप नेचर के पास रहते हो आप समझते हो कि जो ब्यूटी है वो इटर्नल है. एंड आफ्टर दिस ही कमेंट्स दैट जो पोएट्स होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, वो यूजुअल थिंग्स में भी अनयूजुअल देखते हैं, ऑर्डिनरी लाइफ में भी, बोरिंग लाइफ में भी ऐसी चीज़ें देखते हैं, ऐसे पर्सपेक्टिव से देखते हैं दैट एवरीडे ऑब्जेक्ट्स बिकम मैजिकल. तो वो बात करते हैं कि जो फिलोसोफर्स होते हैं, जो फाइन आर्ट्स के प्रैक्टिशनर, क्लर्जी मैन होते हैं, या आइडियलिस्टिक फिलोसोफर्स होते हैं, वो एक ऑर्डिनरी लाइफ में भी कुछ बड़ा देखते हैं. ही इज़ एबल टू सी दैट डिज़ाइन क्रिएटेड बाय द क्रिएटर इवन इन द ऑर्डिनरी थिंग्स. और वो कहते हैं कि जो ले मैन है, जो कॉमन मैन है, वो इन सब फीलिंग्स से इनसेंसिबल रहता है, उसे ये फीलिंग सेंस हो ही नहीं सकती है, और उसको ये फीलिंग्स हमें एज पोएट, एज आर्टिस्ट कम्युनिकेट करनी है, राइट? वी एज पोएट्स, आर्टिस्ट, क्लर्जीमैन, फिलोसोफर्स कम्युनिकेट these hidden meanings, these magical meanings of the universe to the common man. इसके बाद वर्ड्सवर्थ अपने सिंपल चाइल्डहुड के बारे में बात करते हैं. वो अपने ग्रामर लेसन्स के बारे में बात नहीं करते हैं,
बट ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट एजुकेशन विच हैपन्स आउटसाइड इन द नेचर. वो कहते हैं असली एजुकेशन वही है, ये सब लेसन्स में स्कूल एजुकेशन इज़ नॉट एजुकेशन. एंड फिर एक जगह देखते हैं, वहाँ पे एक स्टोन हुआ करता था. जब वो छोटे थे तो एक वुमेन स्ट्रीट वेंडर वहाँ पे कुछ सामान बेचती थी, एंड वर्ड्सवर्थ यूज्ड टू बाय गुडीज फ्रॉम दैट वुमेन. तो अभी जब वो वहाँ देखते हैं, वहाँ पर एक मीटिंग हॉल कंस्ट्रक्ट हो चुका होता है, जिसे देखकर वर्ड्सवर्थ काफ़ी निराश हो जाते हैं. एंड ये सिंबॉलिक है कि कैसे जो सिंपल चीज़ें हैं उनकी जगह एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी ने ले ली है, एक मे बी इंडस्ट्रियलाइजेशन ने ले ली है. इसके बाद वर्ड्सवर्थ अपने कुछ बॉयहुड डेज याद करते हैं कि कैसे सारे फ्रेंड्स बोटिंग रेसेस में जाते थे समर में, एंड इट वाज द फेवरेट थिंग ऑफ ऑल द बॉयज. Plus, he remembers quite a time of poverty when they used to work for frugal meals. And एक और बात वो बताते हैं, एक और इंसिडेंट उन्हें याद आता है कि कैसे हॉर्स बैक एक्सकर्शंस के लिए वो हॉर्सेस बोरो करते थे इन कीपर से, और उसे हमेशा झूठ बोलते थे कि हम कम डिस्टेंस के लिए जा रहे हैं, बट एक्चुअली दे वेंट इनटू फार ऑफ वुड्स नियर द टेम्पल्स एंड द एबीज. तो ये जो है इनका एंथुजियाज्म बचपन से ही था, टू बी क्लोज टू नेचर. एंड he remembers all these things, and he remembers that how after all these things they used to sit together, and in a solitary, in a very secluded place across a lake, they used to sit and play flute. He didn't used to go to malls or to drive cars in the cities, but what was his favorite activity? His favorite activity was riding on a horseback, a boat ride with his friends, sitting beside a lake and playing flute. तो उसके बाद जो है ये प्रेस करते हैं कि जो सन और जो मून है कैसे ये बहुत प्यारे और नेचुरल गिफ्ट्स हैं ह्यूमैनिटी के लिए. और इसके बाद वर्ड्सवर्थ अपना डिस्कशन फिर से रोल ऑफ नेचर इन एजुकेशन एंड रिलीजन पर लेकर जाते हैं. यहाँ पर पोएम का टर्निंग पॉइंट आता है, एंड यहाँ पर वर्ड्सवर्थ की मेंटल डेवलपमेंट देखने को मिलती है. अब जो है इन्वायरमेंट या नेचर थोड़ा सटल काइंड का हो गया, फ्रॉम द वाइल्ड एक्सकर्शन ऑफ बोटिंग एंड हॉर्स राइडिंग. अब नेचर एक सटल लेवल पर आ चुका है, विद मेच्योरिटी. एंड अब वो इसके बाद जो है वो कोलरिज की अवेयरनेस को प्रेस करते हैं. कोलरिज एंड वर्ड्सवर्थ हमेशा से साथ रहे हैं. लिरिकल बैलेंस की पब्लिकेशन इन्होंने साथ करी, एंड in fact the prelude was addressed to Coleridge, and it was named a poem to Coleridge. Coleridge को ही prelude address है, and Wordsworth praise करते हैं Coleridge की awareness और sensibility को, and वो कहते हैं कि Coleridge में बहुत ज़्यादा unity है, and he can see the unity of things. इसके बाद एक बहुत important point और आता है इस poem का, जहाँ पर वो maternal love के बारे में बात करते हैं, motherhood के बारे में बात करते हैं. और वो कहते हैं कि जो मदर होती है वो नेचर और चाइल्ड के बीच का एक इंटरलिंक होती है, नेचर और चाइल्डिश माइंड के बीच का एक इंटरलिंक होती है. और मदर इज द फर्स्ट पर्सन हु इंस्टिल्स द फर्स्ट अर्जिंग्स ऑफ पोइट्री इन अ चाइल्ड. तो ये जो मदर और चाइल्ड का ये जो बॉन्ड है, ये भी एक आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन जैसा है. इसके बाद वर्ड्सवर्थ नेचर को थैंक्स करते हैं, उसे हमेशा इनोसेंट रखने के लिए एंड ग्रीड से दूर रखने के लिए, बिकॉज ही सेज जो मटेरियल वर्ल्ड है उसमें ग्रीड है, ईर्ष्या है, मटेरियल वेल्थ है, और जो मटेरियल वेल्थ और फ्री इंटरप्राइज है, ये दो इविल्स हैं एक सिटी लाइफ के, एक सिविलाइज सोसाइटी के, जो वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि इन सब चीज़ों से मुझे नेचर ने दूर रखा है. बिकॉज व्हेन यू बिलीव दैट एवरी वन इज़ इक्वल, एवरी वन इज़ अ पार्ट ऑफ यू, यू आर अ पार्ट ऑफ एवरी वन, जब आपके इतने स्पिरिचुअल ख्यालात हैं तो ऑब्वियसली आप इनोसेंट रहेंगे, आप ग्रीड से दूर रहेंगे, आपको जेलसी नहीं होगी. वो कॉमन मैन के बारे में कहते हैं जिन्हें जेलिसी होती है और जो मटेरियल वर्ल्ड में घिरे हुए हैं, वो यही कहते हैं कि जो कॉमन मैन है वो इस वेल्थ को रिकग्नाइज ही नहीं कर पाता है. ये जो छोटी ऑर्डिनरी थिंग्स में जो वेल्थ है उसे पहचानना भी बहुत ज़रूरी है, और यही पहचान नेचर सिखाता है. वर्ड्सवर्थ इसके बाद मेंशन करते हैं लॉस ऑफ हिज मदर का. जब इनकी मदर की डेथ हुई थी तो इन्हें लगा कि ही वुड नॉट बी एबल टू हैंडल हिमसेल्फ, बट ही हैंडल्ड हिमसेल्फ वेल एंड बिकेम अ वेरी इंडिपेंडेंट सॉर्ट ऑफ अ सोल.
अपने यूथफुल डिलाइट के बारे में बात करते हैं वर्ड्सवर्थ, एंड बताते हैं कि कैसे वो हर सीज़न लाइफ का इंजॉय करते थे और हर सीज़न उन्हें कुछ नया सिखाता था. एंड ही वॉज सरप्राइज दैट एवरी डे ही हैड समथिंग न्यू टू लर्न. एंड वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा वॉचफुल पावर थी उनके पास उनकी पोइटिक इंटेलिजेंस की, जो कुछ भी ओवरलुक नहीं करती थी. हर चीज़ वो समझ पाते थे, ईच एंड एवरी थिंग. एंड ही is proud of himself that he had that visionary power, and his soul was so peaceful from inside. एंड वो याद करते हैं कि जब वो लेक के अराउंड वॉक करते थे, जब वो 5 माइल्स लेक के अराउंड वॉक करते थे, तो उनका एक कंपेनियन हुआ करता था उनके साथ चाइल्डहुड में. वो उससे उस टाइम से आज तक नहीं मिले हैं, बट ही रिमेंबर्स हिम वेल. एंड वो याद करते हैं कि कैसे वो वुड्स में बैठ जाते थे, वो फॉरेस्ट में वुड्स के बीच बैठ जाते थे. एंड वो जो पीसफुलनेस थी वुड्स में बैठने की, वो आज तक उन्हें ओवरवेलम करती है. एंड वो ये सोचते हैं कि एंड उन्हें आज तक ये सोर्स ही नहीं समझ आता कि वो क्या पावर थी उन वुड्स में बैठने की, जो उन्हें इतना पीसफुल और इतना काम फील कराती थी कि उन्हें समझ ही नहीं आता था कि वो रियलिटी में है या कि एक ड्रीम का पार्ट है. सो दिस वॉज पावर ऑफ नेचर फॉर हिम. वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में कभी बोर ही नहीं हुआ. मेरा इतना रिलीजियस लव है नेचर को लेकर दैट मेरी ज़िंदगी में कभी भी कोई मोनोटनस डे नहीं आया, कोई बोरिंग डे नहीं आया, क्योंकि जो एवरीडे एक्टिविटी थी उसी में वो इतना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ढूंढ लेते थे और उनका सोल कभी भी अनसेटिस्फाइड नहीं होता था. दिस वॉज नेचर फॉर हिम, दिस वॉज द पावर ऑफ नेचर फॉर हिम, कि वो इतने रिलीजियस थे, वो इतना ज़्यादा नेचर में बिलीव रखते थे. एंड ही वाज लाइक कि वो कभी भी किसी चीज़ से इम्यून नहीं हुए, मतलब उन्हें हर चीज़ नहीं लगती थी, चाहे वो सन हो, चाहे विंड्स हो, ब्रीजेस हो, मिडनाइट स्टॉर्म हो, एनीथिंग could not make things boring or mundane for him. It was always a refreshing excitement, and he was always interested. Every day he was interested in the ordinary things of life. ऐसा नहीं है कि कुछ extraordinary उनकी ज़िंदगी में था, but ordinary को ही extraordinary देखने की ताकत उनमें आ चुकी थी. He was at a very spiritual level, जहाँ पर कुछ भी उनके लिए boring, mundane, सैड रह ही नहीं गया था, क्योंकि हर चीज़ उन्हें एक्साइट करती थी, चाहे वो विंड्स हो, चाहे सन हो, चाहे मून हो, चाहे मिडनाइट स्टॉर्म हो. सो बेसिकली प्रिल्यूड में इंट्रोडक्शन में बुक 1 में जहाँ पे वो अपना चाइल्डहुड और स्कूल टाइम याद करते हैं, वर्ड्सवर्थ यही कहना चाह रहे हैं कि कैसे नेचर हमें मोल्ड कर सकता है, कैसे नेचर हमें स्पिरिचुअलिज्म की तरफ बढ़ा सकता है. एंड बिकॉज ऑफ नेचर, जब हम नेचर को देखना सीख जाते हैं, जब हम ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं, जब नेचर हमें इतना काम बना देता है कि हमें कुछ भी ऑर्डिनरी नहीं लगता है. ऑर्डिनरी थिंग्स एवरी डे इन लाइफ. क्या होता है, हम सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, जब बोर होते हैं फ़ोन उठा लेते हैं. क्या स्टार्स हमें इतना अमेज करते हैं? हमें इतना अमेज करते ही नहीं है, क्योंकि हम सिटी लाइफ में, क्योंकि हम मटीरियल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं. और प्रिल्यूड में जब वो ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड की बात करते हैं, तो वो यही बात करते हैं कि कैसे एक पोएट का माइंड एक कॉमन माइंड से अलग है, बिकॉज एक पोएट का माइंड देख सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, डेप्थ समझ सकता है नेचर की. ही कैन सिट बिसाइड द लेक्स फॉर आवर्स एंड नॉट गेट बोर्ड. ईच एंड एवरी विंड which is coming creates a new excitement for the poet. This was a very small effort from my side to introduce you to the poem, The Prelude. इसे YouTube की वीडियो पर समझाना बहुत मुश्किल है, बहुत लंबी ये पोएम है, ये एक एपिक पोएम है. बट आई होप दैट अब जब आप प्रिल्यूड को पढ़ने जाएंगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ें रहेंगी और आपको पोएम बेहतर समझ आएगी. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू. इफ़ यू लाइक द वीडियो, press the like button, subscribe the channel, share it with your friends, and you can press the notification bell so that you are updated with my new videos. Thank you.